हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? आशा रखता हूँ आप सुरक्षित होंगे। मेरी आपसे नम्र गुजारिश है कि कोरोना के उचित नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि मोदी जी ने कहा है और योगी जी ने कहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाए। और अभी भी कोरोना गया नहीं है तो उससे सावधान अवश्य रहे। आज का हमारा विषय है इंपोर्ट पॉलिसी। कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मैं हमारी संस्था का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है कल्प शाह, फ्रॉम कल्प शाह लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, लीगल पार्टनर, कल्प शाह लीगल सहायता .com, जिसके लिए आपको लॉगिन करना है www.legalsahayata.com। और हमारी यूट्यूब चैनल को भी अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है ITC-HS बेस्ड इंपोर्ट पॉलिसी। यानी कि इंडिया में आप क्या इंपोर्ट कर सकते हो और क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए सबसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे और वहाँ से हमें पाएंगे कि क्या लिखा है। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। क्या इंपोर्ट हो सकता है, क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या फ्रीली ट्रेडेड आइटम है, क्या प्रोहिबिटेड आइटम है, क्या रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, और क्या स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू रूटेड आइटम्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स है, ऑल इन ऑल उन्होंने 4 कैटेगरीज में बांटा है उन्होंने। एक है फ्रीली ट्रेडेड, दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड, तीसरा है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज थ्रू रूटेड, यानी कि गवर्नमेंट की एजेंसी उसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकती है, और चौथी है हमारी प्रोहिबिटेड आइटम, जो कभी भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर इंपोर्ट में प्रोहिबिटेड है तो इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में है तो एक्सपोर्ट। वो कहाँ से हमको मिलेगा कि ये प्रोहिबिटेड है या नहीं, तो वो आज हम समझेंगे और उसका मतलब क्या होता है और क्या लिखा है। सबसे पहले हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से सारी नीतियाँ तैयार होती है, तो हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ते हैं। तो जनरल प्रोविजंस गवर्निंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर डेल्ट विथ दिस चैप्टर। उन्होंने उसमें 4 कैटेगरी बांटी। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शैल बी फ्री एक्सेप्ट व्हेन रेगुलेटेड बाय वे ऑफ प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। यानी कि इंडिया में सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फ्रीली हो सकती है। कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो, सिवाय कि उनको ये 3 कैटेगरी में बांटा हो, या तो वो प्रोहिबिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, या STEs हो, यानी कि स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। जैसे कि गोल्ड आपको इंपोर्ट करना है तो कुछ बैंक्स वगैरह कोई या कुछ ऐसी एजेंसीज उनको ही उन्होंने ऑथोराइज किया, उसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट कोई नहीं कर सकता है, तो उसे कहेंगे स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ? अगर जो ऑनियंस है, गुजराती में जिसे कहते हैं डूंगरी, प्याज, कई कई बार बहुत ही स्कैरसिटी हो जाती है, बहुत ही तंगी हो जाती है, अछत हो जाती है, तब गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल देती है। और प्रोहिबिटेड आइटम है, यानी कि आप हाथी के दांत या शेर का चमड़ा वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस तरह से 4 कैटेगरी में उन्होंने बांटा हुआ है। फिर एज लेट डाउन इन इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन ITC-HS ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड ST आइटम्स कैन बी व्यूड बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड DGFT। हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा आपको। मैं आपको सबसे पहले आपको DGFT की वेबसाइट पे जाना है, फिर यहाँ पे आपको जाना है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, उसमें आपको मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्कॉमेट पॉलिसी। जो जहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्कॉमेट पॉलिसी मिलेगी ITC-HS बेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब ITC-HS क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, और सारी ये जो हम इसमें इंपोर्ट कवर कर रहे हैं, तो इंपोर्ट पॉलिसी ITC-HS 2017 को हम कवर करेंगे। बाद में अलग से वीडियो में एक्सपोर्ट पॉलिसी को कवर करेंगे। तो ये सारे मुद्दे क्या है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ITC-HS बेस्ड एक्सपोर्ट पॉलिसी इंपोर्ट पॉलिसी मिल जाएगी, जिसमें आपको इंडिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स है उनको इंटरनेशनल लेवल पे 97 चैप्टर्स में बांटा है, और इंडिया ने एक नया चैप्टर लाया है जो है प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स। तो 98 चैप्टर्स में हर एक चीज़ों को बांट दिया है।
आपको उस चैप्टर में जाना है। समझ लो अगर आप मशीनरी वगैरह में हो तो करीबन 84 के आसपास आपका चैप्टर होगा, वो चैप्टर खोलना है। क्या लिखा है? मिसलियस आर्टिकल्स, फिर टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, कटलरी, स्पून। हाँ, 82 में जाते हैं, उसकी इंपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो उसकी आपको पॉलिसी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर है, नोट्स है, नोटिफिकेशन नंबर है, नोटिफिकेशन डेट। अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो वो फ्री है, और यहाँ पे लिखा भी है, अगर फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, यहाँ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू है। और रिस्ट्रिक्शन है तो उसमें भी लिखा होगा ये कौन सा रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ से हमें अब पता चलेगा कि ये चीज़ को हम इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आइटम शुरू होती है, लेकिन कोई भी आईटीसी एचएस बेस्ड पॉलिसी पढ़ने से पहले उसकी जो नोट्स है वो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो नोट्स में हमें बताया गया होगा कि किस चीज़ को किस तरह से बाइफरकेट की जाए। तो क्या लिखा? अपार्ट फ्रॉम ब्लो लैम्प्स, पोर्टेबल फॉर्ज, ग्राइंडिंग व्हील्स विथ फ्रेमवर्क्स, मैन्यूक्योर ऑफ पेडिक्योर सेट्स वगैरह कुछ लिखा है। यहाँ पे क्या कवर होगा और क्या नहीं कवर होगा वो इन्होंने लिखा होगा। पार्ट्स ऑफ बेस मेटल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर आर टू बी क्लासिफाइड विथ आर्टिकल्स ऑफ विच दे आर पार्ट्स। अगर आप पार्ट्स को क्लासीफाई कर रहे हो तो वो किस मेन मशीन का पार्ट है या किस मेन टूल्स का पार्ट है, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करना। एक्सेप्ट पार्ट्स सेपरेटली स्पेसिफाइड एज सच एंड टूल होल्डर्स फॉर हैंड टूल्स। इस तरह से उनके नोट्स आपको पढ़ने जरूरी है उस पॉलिसी के। उसके ऊपर से आपको पता चल सकता है कि इस चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हम कोई भी और चीज़ उठा लेते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एपरल एंड क्लोथिंग एसेसरीज। ये उसकी पॉलिसी आपको मिल गई, ये उसकी चैप्टर नोट्स है, बहुत सारी नोट्स है। नोट्स के बाद चैप्टर शुरू होता है। जब तक आप ये नोट्स नहीं पढ़ोगे कि तो उसका मतलब ही आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो पहले नोट्स पढ़ते हैं। दिस चैप्टर अप्लाइज ओनली टू मेड ऑफ नीटेड एंड क्रोशिएटेड आर्टिकल्स, यानी कि इसमें सिर्फ नीटेड और क्रोशिएटेड आर्टिकल्स ही शामिल होंगे। आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर में बी मेड ऑफ मेटल थ्रेड, मेटल थ्रेड से भी ये इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो इस तरह से हेडिंग 6109 डज नॉट कवर गारमेंट्स विद द ड्रॉ स्ट्रिंग, रिप्ड वेस्ट बेल्ट, यानी कि 6109 में ये चीज़ कवर नहीं होगी। इस तरह से कई बार लोग कहाँ क्या कवर होगा या क्या कवर नहीं होगा वो लोग स्पष्टता करते हैं, उसके बाद आपको ये पॉलिसी पढ़नी है। अब ये है 6101 मेंस और बॉयज ओवरकोट्स, कार कोट्स, कैप्स, क्लॉक्स, एनॉक्स यानी कि जैकेट्स वगैरह की बात हो रही है, विंड शीटर्स, विंड जैकेट्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स। 6101 4 डिजिट का कोड है, उसमें 610120, फिर 30, 6101 20, 30, इस तरह से अलग अलग उसके सब बाइफर्केशन होते हैं। फिर ऑफ कॉटन, कॉटन के जो बने हुए उसको 20 नंबर दिया है। ऑफ मैन मेड फाइबर उसको 30 दिया है। फिर मैन मेड फाइबर्स में भी दो का डिपार्टमेंट है, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर 30 में। फिर 610190 ऑफ अदर टेक्सटाइल मटेरियल। इस तरह से उन्होंने अलग अलग बांटा है। आपको देखना है कि आइटम आपकी अलाउड टू इम्पोर्ट है या नहीं है। हालांकि हमने जैसे पढ़ा, इंडिया की सारी आइटम जब तक कहा ना जाता है फ्रीली इंपोर्टेबल है। अब आगे पढ़ते हैं। इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ITC-HS इज अ कंपाइलेशन ऑफ कोड्स फॉर ऑल merchandise goods for export. Import goods are classified based on their group or sub group at 2, 4, 6 और 8 digits। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो ये है आपका 61 जो हो गया वो आपका 2 डिजिट का क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन आप 6101 देखते हो वो 4 डिजिट का क्लासिफिकेशन होगा। 610120 6 डिजिट का, और 2 डिजिट इंडिया ने डाले हुए। इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 6 डिजिट है, 2 डिजिट इंडिया ने अपने इंटरनल ट्रेड के लिए डाले हुए। इंटरनेशनली 6 डिजिट होते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के। तो 2, 4, 6 या 8 डिजिट के कोड के आधारित उस आइटम की पॉलिसी आपको ITC-HS पे से ढूंढनी है, क्या वो इंपोर्ट में फ्री है या नहीं है, या रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं। ITC-HS इज अलाइंड एट 6 डिजिट लेवल विथ इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम गुड्स
nomenclature maintained by World Custom Organization. However, India maintains national harmonized system at 8 level. The import export policies for all goods are indicated against each item in ITC-HS. ये ITC-HS हमने कहाँ से निकाला, आप फिर से याद कर लो, रेगुलेटरी अपडेट्स में जाना है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्कॉमेट पॉलिसी में जाना है। फिर यहाँ पे उसके हम अलग अलग चीज़ें भी पढ़ेंगे। ITC-HS बेस इंपोर्ट पॉलिसी है, वो हमको यहाँ पे मिल गई। उसके बाद वो लोग क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन, किस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये ITC-HS बेस सिस्टम चलेगी, तो ये वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर हाउ टू रीड इंपोर्ट पॉलिसी, उन्होंने ये भी बताया कि आपको ये इंपोर्ट रीड पॉलिसी कैसे रीड करनी है। ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये था आपका एक्सप्लेनेटरी नोट फॉर रो एंड कॉलम डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस शेड्यूल। किसी का कॉल आ रहा है तो मैं उसे काटना चाहूंगा। जी हाँ, तो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी उन्होंने दिए। द टाइटल्स ऑफ सेक्शन, चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स आर प्रोवाइडेड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस ओनली in an 8-digit EXIM code. The first 2 digit refer the chapter, followed by 2 digit of heading, then next 2 digit of subheading, and another 2 digit developed in India under the common classification system for the item. वो हमने देख लिया कि 2 2 2 इस तरह से 4 बार 2 8 आइटम 8 अंकों के कोड कैसे बनते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो है जैकेट वगैरह, लेकिन वो कॉटन का। फिर मैन मेड फाइबर्स का देखेंगे तो वो 30 वाला है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। In this schedule, the meaning of heading and subheading are as under. Heading in respect of goods means a description in list of this schedule accompanied by a 4-digit number and includes all headings. Subheading भी मतलब समझा दिया, item description का भी मतलब समझा दिया। Subheading means a description in the list of this schedule accompanied by a 6-digit number and includes all items, the first 6 digit of which correspond that number. वो हमने आपको समझाया है। फिर item description उसके सामने लिखा ही होगा। फिर EXIM code, first column gives the ITC-HS code, also called as EXIM code, the 6-digit code, and the product description corresponds exactly with the 6-digit World Customs Organization. यहाँ पे जो पहले 6 डिजिट है वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से एग्जैक्टली मैच करते हैं, और इसका ये डिस्क्रिप्शन है। फिर यहाँ पे लिखा ही हुआ है रिस्ट्रिक्टेड, स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू और फ्री, इस तरह से उन्होंने लिखा है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इंपोर्ट ऑफ आइटम्स परमिटेड अंडर इंपोर्ट लाइसेंस ऑथोराइजेशन, यानी कि आपको ऑनलाइन DGFT की वेबसाइट पे उसका रिस्ट्रिक्टेड आइटम का इंपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये है हमारी इंपोर्ट पॉलिसी। अब उसमें ज़्यादा आगे चर्चा करते हैं हाउ टू रीड इंपोर्ट पॉलिसी। उसके लिए भी उन्होंने एक फाइल दी है, हाउ टू रीड इंपोर्ट पॉलिसी, वो हमने देखी। फिर जनरल नोट्स टू इंपोर्ट पॉलिसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 12 पेज की जनरल नोट्स टू इंपोर्ट पॉलिसी, वो मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ। और कुछ FAQs भी है जो हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 2.20 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ऑल इंपोर्टेड गुड्स shall also be subject to domestic laws, acts, rules, orders, regulations, technical specification, environmental and safety norms as applicable to domestically produced good. अगर इंडिया में ये गुड्स बेचने के लिए फूड लाइसेंस चाहिए तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के लिए भी फसाई की आवश्यकता है। तो अगर आपको फसाई लाइसेंस लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, DGFT रिलेटेड सेवा लेनी है, GST रिफंड लेना है, GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न्स वगैरह सेवाएं लेनी है, तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, आपका अपना लीगल साथी, लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com, जिसमें आप ये सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो, जैसे कि GST
रिफंड है, जीएसटी रिटर्न्स है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह सेवाओं का बेनिफिट आप उठा सकते हो। हम यहाँ पे थे इंपोर्ट्स नॉट इन्वॉल्विंग रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन उसमें कोई डॉलर्स नहीं दे रहे हो तो इन शर्तों में आप इंपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई रूल्स नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वाले गुड्स, फिर आप अपने पहले अफ्रीका रहते थे, अब यहाँ रहने आ गए, तो आपके जो बैगेज रूल्स के तहत जो भी सामान है वो भी आप फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो वगैरह। थोड़ी बहुत पेंटिंग्स है जो आप एग्जीबिशंस के लिए ले जाते हो, उसको वापस ले आ रहे हो तो उसमें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं पाए जाएंगे क्योंकि आपने ही वो आप ले गए थे। फिर फूड स्टफ, मेडिसिन जो आपको एक चैरिटी के तौर पे दी गई है, अगर कोई समझ लो केरला वगैरह में कोई पूर आ गया, कोई फ्लड आ गया, उसके लिए कोई आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दे रहे तो उसके लिए भी आपको कोई डॉलर्स नहीं देने पड़ रहे, तो आपको वो इंपोर्ट अलाउड है। फिर दूसरी चीज़ है इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने लिस्ट की है जिसके लिए मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि BIS अप्रूव्ड चीज़ ही होनी चाहिए। अब BIS अप्रूव्ड कोई एपरेटस, कोई टूल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने अलग से एक नोटिफिकेशन भी बाहर निकाला हुआ है किन किन चीज़ों पे BIS अप्रूवल लगेगा, वो हम आगे थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे। शायद यहाँ पे कहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, आइटम्स अंडर मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेशन रेफरेंस जनरल नोट 2A ऑफ दिस शेड्यूल। फूड से अगर आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये मिल्क पाउडर ला रहे हो तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड आपको IS 1165 फॉलो करना होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इश्यू किया है। इसी तरह ये चीज़ है, उसके सामने इंडिया का ये स्टैंडर्ड है, वो फॉलो होगा तो ही आप इंपोर्ट कर पाओगे। इसी तरह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स, कौन से BIS रूल्स कहाँ से आए, तो सीमेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2003 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये निकाले हैं। तो सबसे पहले अगर ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंपोर्ट करना है तो IS 269 जो BIS के द्वारा इश्यू किया गया है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। इसी तरह आप नीचे नीचे जाते हो तो अलग अलग चीज़ें मिलेगी, उसके सामने आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, स्टील ट्यूब्स फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज, अगर आप स्टील ट्यूब्स इंपोर्ट कर रहे हो तो IS 1161 का पालन करना पड़ेगा। माइल्ड स्टील ट्यूब्स कर रहे हो तो इसका एक BIS स्टैंडर्ड आपको लेना है, यानी कि BIS का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, वो लेंगे उसके बाद ही आप ये चीज़ इंपोर्ट कर पाओगे। उसके बिलो, उसके नीचे की गुणवत्ता वाले, इसकी नीचे की क्वालिटी वाले ये वाले गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है, भले ही वो आइटम्स फ्रीली ट्रेडेड में बताई गई हो। लेकिन क्या लिखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि भले ही आप ये चीज़ फ्रीली ट्रेडेड है लेकिन आपको उसके लोकल रूल्स, लोकल जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो तो पालन करने ही पड़ेंगे, जो हमने आगे भी देख लिया है। डोमेस्टिक लॉज, रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ नॉर्म्स एप्लीकेबल टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स शैल अप्लाई मुटाटिस मुटांटिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा वर्ड है मुटाटिस मुटांटिस, यानी एज इट इज, अगर एज इट इज मतलब इंडिया के गुड्स को ये रूल लागू पड़ रहे तो इंपोर्टेड को भी वो रूल्स लागू पड़ जाएंगे। अगर इंडिया में ये चीज़ आप सीमेंट बेचना चाहते हो और आपको BIS के IS समथिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है तो इंपोर्टेड सीमेंट को भी करना ही पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, हम यहाँ पे BIS स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो अलग अलग चीज़ों पे BIS है, हम थोड़ा ऊपर देख लेते ऊपर से। स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स के लिए BIS स्टैंडर्ड है 1785 वगैरह। फिर इसमें हेडिंग है स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स क्वालिटी। फिर न्यूमेटिक टायर्स है, उसके लिए अलग से BIS स्टैंडर्ड है। तो न्यूमेटिक टायर्स अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, न्यूमेटिक टायर्स फॉर 2 and 3 व्हील्ड मोटर व्हीकल्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स, न्यूमेटिक टायर्स फॉर पैसेंजर कार व्हीकल्स, तो आपको BIS IS 15633 का पालन करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी बोल ही दिया है कि अगर आपको ये चीज़ इंपोर्ट करनी है तो इसका पालन करना पड़ेगा, मतलब कि लोकल रूल्स का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा ना, लोकल रूल्स का मुटाटिस मुटांडिस पालन जरूरी है।
ठीक है, BIS की बात हमने यहाँ पे कर ली. क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर सब्जेक्ट टू मैंडेटरी इंडियन स्टैंडर्ड्स as applicable to domestic goods shall be required to comply with quality specified for the product as per same Indian standards. For compliance of this requirement, all manufacturers, exporters of these products to India shall be required to obtain BIS license for using standard mark on their product. यानी कि जो चाइनीज़ मोबाइल वगैरह वो लोग एक्सपोर्टर, ओप्पो इज़ एक्सपोर्टर, तो ओप्पो को मोबाइल के रिलेटेड अगर कोई BIS स्टैंडर्ड है तो वो पालन करना पड़ेगा. ठीक है. द प्रेजेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर मैंडेटरी BIS इज गिवन इन अपेंडिक्स 3. जो अपेंडिक्स 3 हमने यहाँ पे देख लिया है, ये रहा आपका अपेंडिक्स 3. फिर हम आगे बात करते हैं एग्जम्पशंस. अगर आपको कोई गिफ्ट्स मिल रही है तो उसमें BIS शायद पालन नहीं होगा तो चलेगा. क्या लिखा? गिफ्ट्स वेयर द रिसिपेंट ऑफ गिफ्ट इज चैरिटेबल, रिलीजियस or educational institution registered under a law relating to the registration of societies or trust or otherwise approved by CG or SG, and the gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty by the Ministry of Finance. यानी कि आपको गिफ्ट मिली हुई होनी चाहिए प्लस उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो BIS का पालन नहीं करोगे तो चलेगा. नो इम्पोर्ट ड्यूटी और यू हैव रिसीव्ड दैट एज अ गिफ्ट. फिर cylinders and import of valve fittings provided the import has been approved by the chief control of explosives. फिर air emission and noise standards, import of generator sets will be subject to air emission standards and noise standards of the environment. अगर आपको ये खास आपको ध्यान रखना है, अगर आप जनरेटर इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके जो जनरेटर है वो इतना वायु प्रदूषण या आवाज़ का प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं या एयर पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं कि वो एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड के बिलो उसका पॉल्यूशन हो. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स एज मे बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कैन बी एक्सेस फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. ये वेबसाइट पे जाके आपको उसके रूल देखने हैं जनरेटर्स के रिलेटेड, फिर ही आप उसका इंपोर्ट कर सकते हो. वो एयर एमिशन स्टैंडर्ड को पालन करते हुए होने चाहिए जनरेटर्स. इंपोर्ट पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गुड्स. द इंपोर्ट ऑफ गुड्स न्यू एज वेल एज सेकंड हैंड, ये खास इंपॉर्टेंट है. अगर आप सेकंड हैंड भी IT गुड्स लेना चाहते हो तो भी पालन करना पड़ेगा. वेदर और नॉट रीफर्बिश, अगर आप रीफर्बिश लैपी भी लेते हो लैपटॉप तो भी पालन करना पड़ेगा. रीपेड और रिकंडीशन नोटिफाइड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स ऑर्डर 2010 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज प्रोहिबिटेड. ये इसको प्रोहिबिटेड कर दिया, बोलो, अनलेस दे आर रजिस्टर्ड विद द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. BIS रजिस्टर्ड गुड्स ही मैंने बोला जैसे ओप्पो को मोबाइल लाना है तो इंपोर्ट करना है तो वो BIS स्टैंडर्ड को पालन करता हुआ मोबाइल ही इंडिया में इंपोर्ट हो सकता है. एंड कंप्लाई टू द लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स पब्लिश्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. प्लस उसका BIS स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, प्लस लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स भी उसकी फॉलो होनी चाहिए. As amended from time to time or on specific exemption letter from Ministry of Electronics and Information Technology for a particular consignment as per provisions of this may be obtained. यानी कि अगर आपको कोई एग्जामेशन दिया गया तो बात अलग है, वरना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गुड्स के लिए कोई माउस या कुछ इस तरह से पेन टैबलेट भी इंपोर्ट करना है तो BIS अकॉर्डिंग टू होना चाहिए. द इंपोर्टर शैल re-export such prohibited goods reaching custom ports, else the customs authority shall deform the goods beyond use and dispose of the goods as scrap. अगर आपने BIS पालन नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस भेज दो, री-एक्सपोर्ट कर दो इंडिया में से, जहाँ से आया वहाँ भेज दो, या तो फिर इसको तोड़ डालेगी ताकि इसका कोई यूज़ ना कर पाए. डीफॉर्म करना यानी कि तोड़ डालना, बियॉन्ड यूज. नोबडी विल बी एबल टू यूज योर mobile if it is not BIS or you re-export to China. Go back. Thank you. Import policy for toys and toll setter. Import policy for toys, dolls and similar other recreational goods under the chapter will be governed by BIS standard as specified in policy condition 2 of chapter 95. नेक्स्ट है प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन. अगर आप कोई पौधा वगैरह इंडिया में लाते हो, कोई सब्जी लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, तो उसका प्लांट क्वारंटाइन के नियम लागू हो जाएंगे. तो ऑल प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल बी सब्जेक्ट टू अ बायो सिक्योरिटी एंड सैनिटरी फाइटो सैनिटरी इंपोर्ट परमिट टू बी इश्यूड
बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यानी कि आपको कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, समझ लो आपको न्यूजीलैंड के कोई फ्रूट्स आते, कीवी नाम है उसका, उसको एनजेड से आपको कीवी इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको फाइटोसैनिटरी के नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या है उसके नियम? एज पर कंडीशन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट इनटू इंडिया। प्लांट को भी क्वारंटाइन करेंगे। कोरोना में हमने क्वारंटाइन शब्द बहुत सुना, तो आपका प्लांट एनजेड से ND आ रहा है तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इंडिया के दूसरे पौधों को तो वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना। दिस ऑर्डर कैन बी एक्सेस फ्रॉम दिस वेबसाइट। The permit will be based on import risk analysis of the product to be conducted on scientific principles in accordance with the WTO agreement on the application of sanitary and phytosanitary measure. The import risk analysis will be conducted based on various scientific principles including inter alia। ये आलिया भट्ट नहीं है, इंटर आलिया है, यानी कि इंक्लूडिंग दिस, इसके अलावा भी हो सकते हैं रिस्क एनालिसिस के सिद्धांत। द टाइप ऑफ पेस्ट एटसेट्रा नोन टू बी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी कि इसमें कोई जीवात पड़ रही है, आप जो कीवी ला रहे हो एनजेड से, उसमें कोई जीवात है, कोई पेस्ट है। द ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश इन इंडिया, द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म ऑन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वो लोग मद्देनजर रखते हुए आपको इम्पोर्ट अलाउड या डिसअलाउ करेंगे। अब इससे आप क्लिक करके ये PDF भी देख सकते हो, शायद खुल जाए तो। खुल गई है, देखो इसमें अलग अलग ऑर्डर दिए गए हैं, वो ऑर्डर आपको देखने पड़ेंगे। प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन इंपोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003 पूरा डिटेल में दिया गया है। वो एक हो सकता है 335 पेज का एक फाइल है, पूरा एक सब्जेक्ट हो जाए शायद पढ़ने के लिए, तो उतनी डीप चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझेंगे कि अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में लानी है तो प्लांट क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये किसके लिए है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर आप फूड इंपोर्ट कर रहे हो तो फूड सेफ्टी तो अवश्य करनी ही पड़ेगी। क्वालिटी एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड, इंपोर्ट ऑफ ऑल सच एडिबल फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टी, डोमेस्टिक सेल and manufacture of which are governed by FSSAI and rules thereunder shall be subject to conditions laid down in the aforesaid act and rules framed। अगर इंडिया में टी में कोई FSSAI लग रही है तो इंपोर्टेड टी पे भी लगेगी। इंपोर्ट ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स विल हैव टू कंप्लाई विद द क्वालिटी एंड पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स एज लेड डाउन इन द एक्ट। कंप्लायंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू बी एंश्योर्ड बिफोर अलाउइंग कस्टम क्लियरेंस। यानी कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट्स पे फूड लाइसेंस लग रहा है, कोई फूड स्टैंडर्ड लग रहा है, तो इंपोर्टेड पे भी लगेगा। सेम रूल आपको भी पालन करना पड़ेगा। अगर इंडियंस मैन्युफैक्चर या इंडियन ट्रेडर्स पालन कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे? इंपोर्टेड हो तो क्या इंपोर्टेड है तो आप इंपोर्टेंट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। शेल्फ लाइफ इंपोर्ट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप इंपोर्ट करते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ बची हुई होनी चाहिए। अगर समझ लो कि केला है, केला 10 दिन चलता है काटने के बाद, और अभी आप इंडिया में लाए जब बस 2 दिन बाकी है, तो वो लोग क्या कहते हैं 60% सेल्फ लाइफ बची होनी चाहिए। यानी कि 6 दिन बाकी होंगे उसको सेल्फ लाइफ के सड़ने के पहले के 6 दिन तक अगर आप इस्तेमाल कर पाते हो तो ही इंडिया में उसे इंपोर्ट करोगे। क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन द प्रोडक्ट्स आर हैविंग अ वैलिड सेल्फ लाइफ ऑफ नॉट लेस देन 60% ऑफ ओरिजिनल सेल्फ लाइफ और 3 months बिफोर एक्सपायरी विच एवर इज लेस। यानी कि 3 महीना तो सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, या फिर 10 दिन है तो 6 दिन होनी चाहिए। पूरी केला तोड़ने के बाद, प्लग करने के बाद, पेड़ पौधे से छूट अलग होने के बाद अगर 10 दिन की लाइफ है तो 6 दिन बाकी होने चाहिए इंपोर्ट के वक्त, इंपोर्ट के समय। Shelf life of the product is to be calculated based on the declaration given on the label of the product regarding its date of manufacture and the date of expiry. However, this condition of 60% of shelf life or 3 months before expiry stipulated above is not applicable to re-import for export purpose other under para 2.46। ठीक है, re-import for export purpose will be subject to following condition: re-imported edible food products to meet stipulated phytosanitary condition, importers to give an undertaking to customs that re-imported goods will not be sold in domestic market on
री एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स टू सबमिट अ सर्टिफिकेट टू सच इफेक्ट टू द कस्टम्स, यानी कि आपने भेजी थी सब्जी वो वापस आ गई तो उसके लिए नियम लागू नहीं है, लेकिन फिर आपको वो यूज़ नहीं करना है, डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाहर से वापस आए तो सड़ा हुआ माल इंडिया में क्यों बेचोगे। आपको कस्टम्स को बोलना पड़ेगा मैं अब ये सड़ा हुआ माल इंडिया में नहीं बेचूंगा, जो दुबई गया था दुबई से वापस आ गया। ठीक है, इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। अगर आपको कोई एक छोटी सी सुई भी मारता है तो आपको नुकसान होता है, आपको दर्द होता है, तो अगर किसी को काट के आप खाना खा रहे हो तो आपको अवश्य नुकसान होगा। आपको भी भविष्य में ऐसे आपके कर्म के विपरीत फल का भुगतान करना पड़ेगा। तो अहिंसा परमो धर्म, सभी जीवों के प्राणियों के प्रति दया रखें, क्योंकि हर एक नन्ही सी जान है और नन्ही सी जान को भी जीवन प्यारा है। पैकेज प्रोडक्ट्स फॉर फूड इंपोर्ट एंट्री पॉइंट्स, कुछ कुछ पोर्ट्स उन्होंने तय किए फूड इंपोर्ट्स पॉइंट ऑफ एंट्री फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ये सारे पॉइंट ऑफ एंट्री, इसके अलावा आप फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ एच एस कोड शेयर्ड विद कस्टम्स। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पैकेज प्रोडक्ट्स, ऑल सच पैकेज प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटीज रूल्स when produced, packed, sold in domestic market shall be subject to compliance for all provisions of said rules when imported into India। अगर आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट इंडिया में लागू पड़ रहा है तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लागू पड़ जाएगा, यानी कि उनमें आपको पैकेट पे जो जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह लिखनी पड़ेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो, और उसकी जो भी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में लिखा है वो आपका पालन करना पड़ेगा। नेम, ठीक है, ऑल प्री पैक्ड कमोडिटीज इम्पोर्टेड इन इंडिया सेल इन पर्टिकुलर कैरी द फॉलोइंग declarations: name and address of the importer, generic or common name of the commodity packed, net quantity in terms of standard unit, month and year of packing, maximum retail sale price at which the commodity in package from any from form may be sold to the ultimate customer, यानी कि MRP लिखनी जरूरी है। दिस प्राइस शैल इंक्लूड ऑल टैक्सीज। ठीक है, कंज्यूमर केयर डिटेल्स जो 1800 वाला नंबर होता है, आप भी हमारा नंबर कॉल कर सकते हो। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्प शाह, लीगल सहायता .com। लीगल सहायता हमारी वेबसाइट है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हो और ये सारी सुविधाओं बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हो। काफ़ी किफ़ायती दाम में हम आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्विस, जीएसटी सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस और टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर लीगल सहायता .com, कल्प शाह लीगल सहायता .com जरूर से अपनाइए। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, फीड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग से नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। Import of genetically modified food, feed, genetically organism and living modified organism will be subject to the following conditions: the import of genetically modified food or LMOs, living modified organism, for the purpose of R&D, food, feed, processing in bulk and for environmental release, इस हेतु के लिए will be governed by the provisions of Environmental Protection Act। यानी कि अगर आपको GMO वाले प्रोडक्ट्स लाने हैं तो एनवायरनमेंट एक्ट का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, import of any food, feed, raw or processed or any ingredient of food, food additives or any food product that contains genetically modified material is being used either for industrial production, environmental release or field application will be allowed only with the अप्रूवल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी का आपको परमिशन लेना पड़ेगा, सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। उसके लिए आप ये वेबसाइट पे लिंक, इंस्टीट्यूट कंपनीज हु विश टू इंपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल फॉर R&D पर्पस विल रीसबमिट। उसको R&D के लिए आपको RCGM पे अप्लाई करना पड़ेगा, रिव्यू कमेटी फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसका डिटेल नहीं जाते हैं, इसका भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म,
अहिंसा परमो धर्म, सब प्राणी मुक्त रहे, सब प्राणी सुख पाए, सब प्राणी को आत्मा का सुख प्राप्त हो। सैनिटरी इंपोर्ट परमिट इंपोर्ट, ठीक है, इसकी बात हो गई। अहिंसा परमो धर्म। फिर ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें ला रहे हो जिससे ओजोन का जो स्तर है, ओजोन का जो स्तर है उसमें कमी हो रही है, ओजन में हमें गुजराती में बोलो ओजोन वायु में गाबड़ू पड़े, ओजन स्तर में गाबड़ू पड़े, खड्डा पड़ा, यानी कि ओजोन का लेयर कम हो गया। इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स इन कंटेनिंग ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस विल बी सब्जेक्ट टू रूल 10 ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस rules. Details can be accessed from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. इसके लिए आपको ये PDF पे क्लिक करना पड़ेगा और आप ओजोन डेप्लेटिंग प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए क्या क्या नियम पालन करना पड़ेगा वो यहाँ से आप जान सकते हो। ओपन इन न्यू टैब, यहाँ से आपको माहिती मिल जाएगी। ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस कंट्रोल रूल्स 2000, हाँ 2000 के रूल्स है, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, उसका रूल्स का पालन करके ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप सोचते हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया कुछ भी इंपोर्ट करूँगा, नको नको नको, नहीं 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 नहीं, इसके लिए आपको पूरे उचित नियमों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भारत देश है मेरा, उसको हम सुरक्षित रखेंगे और कुछ भी ऐसा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो देश की पर्यावरण को, देश की सुरक्षा को या फिर देश के जनरल एटमॉस्फेयर को नुकसान करता हो। हैजार्डस वेस्ट इंपोर्ट करने के लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हैजार्डस वेस्ट इंक्लूडिंग सब्सटेंस कंटेनिंग और कंटेमिनेट विद सच हैजार्डस वेस्ट आर एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6 ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स शैल बी प्रोहिबिटेड फॉर इम्पोर्ट। हाँ, यानी कि ये तो प्रोहिबिटेड है, कोई परमिशन लेने से भी परमिशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो दूसरों का कचरा है वो इंडिया में क्यों लाए, बात तो सही है। दूसरों देशों का जो हैजार्डस वेस्ट है वो इंडिया में न को पाए, नो नो नो, प्रोहिबिटेड। थैंक यू दोस्तों, प्रोहिबिटेड। वेस्ट ऑयल स्लज मार्पल प्रोटोकॉल, अब इसके लिए आपको अलग से मार्पल प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा अगर आप वेस्ट ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो। हैजार्डस केमिकल्स के लिए आप इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स रूल्स। दिस कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, वेल शार्क, इंपोर्ट ऑफ, ठीक है, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंटेनिंग हैजार्डस डाइज। अगर आप कोई कपड़ा ऐसा लाते हो जैसे कि ये कोट है, उसमें अगर कोई ऐसी डाई यूज़ करी गई है जो हैजार्डस है तो उसके लिए आपको अलग से नियम पालन करने पड़ेंगे दोस्तों। उसको डीप में पढ़ते, वुलन टेक्सटाइल एंड वुलन ब्लेंडेड टेक्सटाइल के लिए भी अलग रूल है, अल्कोहलिक बेवरेज के लिए अलग से इंपोर्ट रूल है, सिगरेट के लिए अलग से रूल है, सेकंड हैंड गुड्स के लिए रूल है, मेटेलिक वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए रूल है, वो हम अवश्य पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन मेरा एक ही मोटो है दोस्तों, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो, जीएसटी रिटर्न्स भरने हो, जीएसटी का एक्सपोर्ट का रिफंड लेना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हो, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी हो, चाहे आपको रॉड टैप की स्कीम बेचनी हो, आपको एक ही नंबर कॉल करना है जो है 80000028 कॉल और व्हाट्सएप। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल कंप्लायंस साथी legalsahayata.com। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इंपोर्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों का। बाकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, आईटीसी एचएस पॉलिसी में उसे आप फ्री पाओगे, लेकिन अगर इसका नियम पालन नहीं करोगे तो फ्री होने के बावजूद भी आपके लिए प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड या हो ही नहीं पाएगा इंपोर्ट। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप भी देखोगे, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाली कंट्री है, नार्कोटिक्स के लिए भी उन्होंने इस तरह से
ABC कैटेगरी ली है नारकोटिक्स के लिए, इंपोर्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। उसमें A मीन्स इंपोर्ट प्रोहिबिटेड अंडर रूल्स 53, इंपोर्ट प्रोहिबिटेड सेव बाय गवर्नमेंट उसको ले सकती है B कैटेगरी वाले को। और C है जो इंपोर्ट रिक्वायर्स इंपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम नारकोटिक कमिश्नर। जैसे कि C वाली को प्रोडक्ट हो सकता है दवाई में यूज़ हो रही हो, कॉमनली नोन एज एसीटोडाइहाइड्रोसाइड, नहीं पढ़ पाऊँगा, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपोर्ट के रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन ही हो गया। बहुत सारी दवाइयाँ इसमें इससे बन सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मुझे इतना मालूम भी नहीं है इसका किसका क्या मतलब है, तो वो तो जो दवाई की फील्ड में होगा वो अपने आप इसको समझ लेगा, सिर्फ अपने को एक बार जिक्र करना है। ये बात हुई फूड इंपोर्ट करने के लिए क्या कौन कौन से एंट्री पॉइंट है। फिर प्रोहिबिटेड आइटम्स की यहाँ पे लिस्ट है, वो भी मैंने वेबसाइट से ही निकाली है। प्रोहिबिटेड क्या है, तो वाइल्ड एनिमल्स का चमड़ा, पिग्स का, शार्क फिन्स प्रोहिबिटेड, नॉट परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड। फिर फिश टेल, फिश नेल्स प्रोहिबिटेड, आइवरी पाउडर ऑन वेस्ट एंड वेस्ट यानी कि हाथी दांत का पाउडर, आइवरी हाथी दांत प्रोहिबिटेड। फिर लाइट ब्लैक पेपर प्रोहिबिटेड, हाउएवर इंपोर्ट इज फ्री इफ CIF वैल्यू उन्होंने लिखा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू बताई गई है वो है, तो आप प्रोहिबिटेड को भी इंपोर्ट कर सकते हो। हालांकि बहुत ही कम चीज़ें हैं जिनको उन्होंने प्रोहिबिटेड में रखा है। स्प्लिट सिस्टम, स्प्लिट AC लाना है तो ओनली इंपोर्ट ऑफ एयर कंडीशनर विथ रेफ्रिजरेंट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। स्प्लिट AC सिस्टम प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट बगैर का है तो ला सकते हो। टाइगर कैट स्किन्स प्रोहिबिटेड यानी कि बाघ का चमड़ा, पेट फ्लैग चीप प्रोहिबिटेड। माइक्रोबायल रेनेट, एनिमल रेनेट प्रोहिबिटेड है, ठीक है। फिर ये चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जिसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे बर्ड्स वगैरह ज़्यादातर इसमें लिखे। फिर स्प्लिट इंपोर्ट शैल बी सब्जेक्ट टू एनुअल फिजिकल ईयर कोटा 4 लाख मेगा मैट्रिक टन्स ईच फॉर तुअर एंड उड़द एंड 1.5 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ मूंग एज पर प्रोसीजर, ठीक है। यानी कि मूंग पीस वगैरह की बात हो रही है, तो आप इंपोर्ट करना चाहो तो उसके लिए आपको ये कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। सीड्स आप लाते हो तो इंपोर्ट सब्जेक्ट पॉलिसी कंडीशन 2। डीजल फ्यूल ब्लेंड इंपोर्ट इज अलाउड ओनली फॉर नॉन फ्यूल पर्पसेस सब्जेक्ट टू एक्चुअल यूजर कंडीशन, यानी कि आपको खुद यूज़ करना है एक्चुअल यूजर कंडीशन। थायराइड, ठीक है, ये नहीं सुनना है। यानी कि इसमें से यहाँ से आप सारी प्रोडक्ट का लिस्ट दे सकते हो, देख सकते हो, और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या प्रोहिबिशन है वो भी आप देख सकते हो। फिर ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज वाली चीज़ें हैं, देखते हैं वो भी। वीट है, गेहूं का ज़्यादातर तो इंपोर्ट। नॉन बासमती राइस स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज इंपोर्ट कर सकती है, कोपरा। फिर सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें उनको ही अलाउड है। वैक्यूम गैस ऑयल, लाइट डीजल ऑयल, हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल फ्यूल, यानी कि पेट्रोल वगैरह की बात हो रही है, वो जो HPCL BPCL वगैरह इंपोर्ट करते हैं। गैस ऑयल। फिर ये कुछ टॉक्सिक के लिए इंपोर्ट पॉलिसी है, टॉक्सिक केमिकल एजेंट अदर केमिकल्स, उसके लिए भी आप एक बार पढ़ सकते हो। हाँ, इसकी परमिशन कहाँ लेनी है और कौन सी चीज़ के लिए क्या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कुलर जैसा है। ट्रांसमीटर और कम्युनिकेशन डिवाइस के रीजनल WPC परमिशन NOC, यानी कि आपको एक ड्रोन लाना होता है ना, तो उसके लिए ये सर्कुलर था। ड्रोन के लिए ये सर्कुलर इम्पोर्टेंट है। ड्रोन किसी को इम्पोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मल्टी वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम इट मे बी नोटेड दैट मल्टीपल, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो।
उसका लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, कौन सी चीज़ कैसे इंपोर्ट करनी है, उसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो। अभी तो हम थियरी देख रहे हैं, फिर भी दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ से ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और 4 जी, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, फिर यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है, इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है। इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं। कहाँ चला गया भाई? ये एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, शायद अभी नहीं आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप सर्विसेज में इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, व्हाट इज इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। DGF through its power under FTTR Act notifies various restriction or quota or conditions on import of goods into India. This restriction may require a license or registration be applied for and approved prior to the given import. The modules here allow importers to apply for import license, quotas, other registration. ठीक है, you may choose to apply and monitor all such application through given modules. Import authorization of restricted items, still import monitoring system, फिर यहाँ पे टैरिफ रेट कोटा, कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉपर एल्यूमिनियम इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, चिप मॉनिटरिंग पुटिंग सिस्टम। ये अप्लाई फॉर न्यू ऑथोराइजेशन, अप्लाई फॉर अमेंडमेंट, अप्लाई फॉर रीवैलिडेशन, हेल्प एंड FAQ। यहाँ पे हेल्प FAQ भी आप पढ़ सकते हो, कई बार हेल्प FAQ में से आपकी कई क्वेरी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं। हम फिर से आ जाते हैं इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, और यहाँ पे मैंने एक अप्लाई करके रखा था, न्यू अप्लाई कर रहा हूँ। ये ड्रोन के लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन मैंने बना के रखा था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि कुछ उतना डिटेल्स में भरा नहीं था। सबसे पहले एड्रेस है, सेव एंड नेक्स्ट। ओ ब्रांच कोड शुड नॉट बी एम्प्टी। ओके, कहाँ है ब्रांच कोड? जी हाँ, यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी होगी। अगर आपकी कोई ब्रांच नहीं है तो IC में 000 ब्रांच होती है आपकी, ये बात खास ध्यान रखिएगा। नेम ऑफ द नोडल पर्सन मैं ही हूँ। नंबर तो अपना लीगल सहायता का ही नंबर है, जो भी ज़िंदगी है लीगल सहायता की है। फिर इंपोर्ट आइटम्स आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी इंपोर्ट आइटम क्या है? आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इंपोर्ट ऑफ पल्सिस, इंपोर्ट ऑफ पैटकॉक, इंपोर्ट ऑफ स्टेट ट्रेड एंटरप्राइज, इंपोर्ट ऑफ टायर्स, टेलीविज़न, फॉर्मुलेशन, लाइव एनिमल्स, गोल्ड, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून्स, UAVs, ड्रोन। यहाँ पे ड्रोन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखो मैंने थोड़ा बहुत सिलेक्ट करके रखा होगा। फिर यहाँ पे उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर सिलेक्ट करना है। फिर न्यू है, सेकंड हैंड है, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। ये सब ड्रोन में तो कोई कैपेसिटी होती नहीं है, 0। रेसिड्यूअल लाइफ कितने यार, कितने साल अभी बाकी है। नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो ये नया ही है तो 0। ये प्लेन के लिए खास तक लिखा जाता है, लेकिन ड्रोन के लिए 250 नैनो ड्रोन विच इज़ 250 ग्राम। ठीक है, मॉडल नंबर आपको लिखना है यहाँ पे, फिर सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लाइसेंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपोर्ट। पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ड्रोन के लिए। डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस अंडर, जैसे हमने बोला ना कि ये चीज़ इंपोर्ट करनी है तो पहले ये नियम पालन करना पड़ेगा, तो आपको पहले परमिशन लानी पड़ेगी। जो परमिशन के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा भी, किसकी परमिशन लानी पड़ेगी।
DGCA परमिशन, नंबर एंड डेट। अगर ट्रांसमिट और कम्युनिकेशन डिवाइस है तो रीजनल WPC परमिशन, NOC। अब WPC क्या होता है वो देख लेते हैं, रीजनल WPC। शायद ये होगा विंग रीजनल लाइसेंसिंग ऑफिस, वायरलेस लाइसेंस ऑफिस, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ड्रोन लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी बात है, आप इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो। और भी ज़्यादा चर्चा करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा दिया। ये है अथॉरिटी टू स्पेसिफाई प्रोसीजर्स। DGFT में स्पेसिफाई प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर और बाय एनी लाइसेंसिंग regional authority or by any other authority for purposes of implementing provisions of FT Foreign Trade Act and the rules and the orders made thereunder। ठीक है, IEC कोड की विषय में थोड़ी चर्चा करी है उन्होंने, ये तो पूरा फॉरेन ट्रेड। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन क्यों डालते हैं, उसकी वजह क्या है, वजह तुम हो, ऐसी बात नहीं है, वजह तो वो बताएंगे क्या वजह है। ठीक है, तो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फूड स्टफ अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर प्रिवेंटिंग और रिलीविंग क्रिटिकल शॉर्टेजेस। अगर ओनियन है, बहुत ही शॉर्टेज हो गया है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन आ सकता है थोड़े समय के लिए। ऑन imports and exports necessary for the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trades। on imports of fisheries, ठीक है, on import of on import to safeguard countries external financial position and ensure a level of reserves। कई बार क्या बोलता है इंडिया, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बनाने के लिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है बहुत सारी इंपोर्ट होगी इंडिया में, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के जो बैक है वो टूट जाएगी। ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोमोट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अगर आपको कुछ लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना है तो उसका इंपोर्ट बंद कर दो। फॉर प्रिवेंटिंग सडन इंक्रीज इन इम्पोर्ट फ्रॉम कॉजिंग सीरियस इंजरीज टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड रिलीविंग एंड टू रिलीव प्रोड्यूसर वो हैव सफर्ड सच इंजरी, यानी कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी या डंपिंग ड्यूटी डालने की जैसी बात है। नॉर्मली कई बार प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट नहीं डालते, लेकिन कई बार वो लोग बहुत सारी एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफ गार्ड ड्यूटी डाल देते हैं। लेकिन हालांकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए और उनको रिलीव करने के लिए भी किसी चीज़ का प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट डाल सकती है। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मोरल्स एंड मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, यानी कि कुछ भी जो अश्लील चीज़ें हैं उसकी इंपोर्ट बंद कर देती है इंडिया, मोरल को बचाने के लिए। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ, इसके लिए प्लांट क्वारंटाइन के नियम लागू पड़ जाते हैं। और ह्यूमन लाइफ के लिए कोई बायोलॉजिकल चीज़ें ऐसी है वो ना बोल सकते। रिलेटिंग टू इम्पोर्टेशंस और एक्सपोर्टेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। यानी कि कोई चीज़ की समझ लो कि नाइकी का ऐसे इस तरह से कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो उसकी फेक चीज़ें, काउंटरफीट चीज़ें इंडिया में लाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एथिक्स वाली चीज़ है, अगर इंडिया में वो नियम नहीं पालन हुए तो फिर इंडिया तो गुंडा राज हो जाएगा। रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिजन लेबर, ठीक है, इतने सारे रीजन्स हो सकते हैं। रिसोर्सेज बचाने के लिए, नेशनल ट्रेजर्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल वैल्यू, फिर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज इसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ऑल गुड्स सर्विस द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड मे बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद ऑथोराइजेशन, परमिशन और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। यानी हमने यहाँ पे देखा ना, इस तरह से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ से हम परमिशन ही तो ले रहे हैं, किससे लेनी है वो भी हमने देख लिया, WPC से लेनी है, ठीक है, ड्रोन इंपोर्ट करने के लिए। WPC विंग, WPC रीजनल लाइसेंसिंग ऑफिसर्स डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम,
गुवाहाटी, अहमदाबाद, आपकी अब शहर में भी हो सकती है। अहमदाबाद ढूंढो पहले, अगर ड्रोन इंपोर्ट करना है तो। अहमदाबाद को लोग क्या बोलते हैं, बड़ौदा? अहमदाबाद में ही नहीं, क्या सूरत बोलो। दिल्ली मुंबई में ही है, गुवाहाटी ज़्यादा है ही नहीं। हमें तो मुंबई जाना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ओके। तो इसमें इस अलग अलग के टैब्स है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट एंड पर्पस ऑफ इंपोर्ट, अदर डिटेल्स, अटैचमेंट्स वगैरह आपको डालने पड़ेंगे, फिर जाके आप इंपोर्ट कर पाओगे। एक्सपोर्ट ऑफ कॉमेट आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, वो ठीक है, अभी एक्सपोर्ट पे हम नहीं जा रहे, फिर भी कॉमेट आइटम का एक्सपोर्ट के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एक्चुअल यूजर कंडीशन, goods which are importable freely without any restriction may be imported by any person. However, if such import requires authorization, actual user alone may import such goods unless actual user condition is specifically dispensed. अगर आपको परमिशन दी गई इस चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, तो you only will be using it, you only use it, don't sell to any others. अब अगर आपको बोला गया है चीज़ इंपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है, आपको परमिशन दी, फिर आप किसी और को बेच दोगे या दे दोगे, तो फिर नॉट पॉसिबल, अनलेस के वो एक्चुअल यूज़र कंडीशन को उन्होंने रद्द कर दिया है। इस कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो एक्चुअल यूज़र कंडीशन है ही नहीं, तो चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑथोराइजेशन, एवरी ऑथोराइजेशन शैल इंटरली इंक्लूड आइदर ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें टर्म्स कंडीशंस हो सकती है। In addition to such other conditions as may be specified, description, quantity and value of goods, उसमें बताई जा सकती है आप इतनी क्वांटिटी में ही इंपोर्ट कर सकते हो। एक्चुअल यूज़र कंडीशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, अगर इंपोर्ट करो तो आपको इतना एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू एडिशन, उसमें आपको इतना वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जो सारी चीज़ें नॉर्मल ईपीसीजी एडवांस ऑथराइजेशन में होती है। मिनिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस, इंपोर्ट करो तो इतने से नीचे प्राइस में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एज स्पेसिफाइड इन द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, फिर उसके लिए आपको कोई फीस देनी पड़ती है। क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम्स अगेंस्ट ऑथोराइजेशन, गुड्स ऑलरेडी इंपोर्टेड शिप्ड अराइव्ड इन एडवांस बट नॉट क्लियर फ्रॉम कस्टम्स मे ऑल्सो बी क्लियर्ड अगेंस्ट ऑथोराइजेशन इश्यूड सब्सिक्वेंटली। गुड्स पहले आ गए, आपने ऑथोराइजेशन बाद में लिया तो भी चलेगा, खास इंपॉर्टेंट है। भले ही आपके क्या बोलते बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं किया है और वेयर हाउस में माल पड़ा है, तभी भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ये लाइसेंस लेके उसे छुड़वा सकते हो। हाउएवर सच गुड्स ऑलरेडी इंपोर्टेड शिप्ड अराइव्ड इन एडवांस आर फर्स्ट वेयर हाउस अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड देन cleared for bill of entry for home consumption, again authorization issued subsequently. This facility will however not be available for restricted items or items, restricted के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसके लिए परमिशन की ज़रूरत है उसके लिए परमिशन आप बाद में ले तो चलेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आइटम पहले आप ला देते हो फिर बोलते हो मैं परमिशन मांग रहा हूँ, तो नहीं चलेगा। Authorization not a right. No person can claim an authorization no person can claim an authorization as a right. ये आपका हक नहीं है, DGFT ने आपको अलाउड किया है। एंड DGFT और रीजनल अथॉरिटी शैल हैव पावर टू रिफ्यूज टू ग्रांट और रिन्यू द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, penal action and placing of an entity in denied entity list. If an authorization holder violates any condition of such authorization or fails to fulfill export obligation or fails to deposit the requisite amount within the period specified in demand notice issued by Department of Revenue and DGFT, he shall be liable for action in accordance with the Foreign Trade Act, the rules and orders, ठीक है। फिर आपको डिनाइड एंटिटी लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम के आगे DGFT में डेल स्टेटस आ जाएगा। नॉर्मली ये सब में नो होता है, डेल स्टेटस डिनाइड एंटिटी लिस्ट में आप नहीं होने चाहिए। अगर यस हो गया तो फिर समझ लो फिर आपको बहुत प्रोसीजर करनी पड़ेगी। विथ अ व्यू टू रेजिंग एथिकल स्टैंडर्ड एंड फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, DGFT has provided for self-certification system under various schemes. In such cases, applicant shall undertake self-certification with sufficient care and caution in filling up information particulars. Any information subsequently found untrue, incorrect will be liable for action under Foreign Trade Act. A firm may be placed under denied entity list by the concerned regional authority under the provisions of Rule 7
On issuance of such an order, for reasons to be recorded in writing, a firm may be refused grant or renewal of a license, certificate, script, or any instrument bestowing financial or fiscal benefits if a firm is placed under DEL. All new license, script, certificates, instrument will be blocked from printing, issue, renewal. ठीक है. डेल ऑर्डर्स में भी प्लेस इन अबेंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. ठीक है, डेल ऑर्डर की बातें करी गई है. Any firm company coming under adjudication proceeding before the national company law shall inform the concerned RA and NCLT of any outstanding export obligation liabilities under any of the schemes under foreign trade. अगर आपकी कंपनी NCLT में जा रही है यानी कि इंसॉल्वेंसी में जा रही है तो आपको DGFT रीजनल अथॉरिटी को बताना पड़ेगा. तो टोटल क्या बताना पड़ेगा कि आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इतना बाकी है, आपने ड्यूटी फ्री मशीन या गुड्स इंपोर्ट किए थे उसका 6 गुना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है ड्यूटी सेव्ड का EPCG के केस में, वो आपका बाकी है तो आपको NCLT को बताना पड़ेगा. ठीक है, ये बात सारी प्रोहिबिशन रिलेटेड मैटर है, वो भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों. थैंक यू दोस्तों. तो ये हमारा एक वीडियो था, एक प्रयास था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी है उसमें जो इंपोर्ट पॉलिसी है ITC बेस HS की उसको सरलता से समझाया जाए. और ये जो ITC बेस इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें 97 इंटरनेशनल और 98 अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट का एक चैप्टर है. तो हम यहाँ पे इसी सारे चैप्टर्स को कस्टम में भी पाते हैं. उसके लिए आपको लिखना है कस्टम्स टैरिफ. तो यहाँ पे नए जो टैरिफ्स आए 1 जनवरी से और हर एक प्रोडक्ट्स के HSN कोड भी चेंज हो चुके हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो. कस्टम्स टैरिफ. ये एक्सपोर्ट टैरिफ है, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है. यहाँ पे आप लिखते हो कस्टम्स टैरिफ CBIC. जी हाँ, यहाँ पे आपको मिल गया. टैरिफ ऑन 30 से 2020 का है. ये 98 प्रोडक्ट्स का, हर एक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो यहाँ पे बात आपको बताई दी गई है. जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ आयरन एंड स्टील. ये कस्टम्स डिपार्टमेंट का है. ITC HS जो हमने देखा वो DGFT का प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन या फ्री की बात है. यहाँ पे कितनी ड्यूटी लगेगी, अमाउंट ऑफ ड्यूटी की बात है, और उसको कौन से क्लास में क्लासीफाई किया जाएगा उसके लिए आपको चैप्टर नोट्स और ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए. इसे कहते हैं चैप्टर नोट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है जब आपको किसी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट HSN कोड नहीं मिलता. ये चैप्टर 72 है, उसका नाम है आयरन एंड स्टील. इन दिस चैप्टर in the case of notes D, E and F throughout the schedule the following expression have the meanings hereby assigned to them. इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, बहुत सारी डिटेलिंग चीज़ है ये. फिर यहाँ से आपकी इसकी ड्यूटी स्टार्ट होगी, रेट ऑफ ड्यूटी. थैंक यू दोस्तों. तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, लीगल कंप्लायंस टैक्स पार्टनर legalsahayata.com, जिसमें आप ये सारी सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हो. किसी भी प्रकार का फूड लाइसेंस हो,
RCMC हो, DGFT रिलेटेड मैटर्स हो, GST रिलेटेड मैटर्स हो, GST विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का आपको रिफंड लेना हो, AD कोड रजिस्ट्रेशन करना हो, तो हमारा एक ही सूत्र है, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर कल्ब शाह, लीगल सहायता .com। नमस्कार।